हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE के बारे में अध्ययन करेंगे। अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना। इस ऊर्जा की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र है CFSE अष्टफलकीय बराबर -0.4x प्लस 0.6y ब्रैकेट बंद करेंगे डेल O फॉर डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस A इंटू पाई। इसी को यदि हम DQ के रूप में लिखना चाहें तो यही हमारे लिए हो जाएगा -4x प्लस 6y ब्रैकेट बंद कर देंगे DQ प्लस A पाई। यहाँ पे x की वैल्यू है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा y का मान होता है EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पाई है औसत युग्मन ऊर्जा या एवरेज पॉइंट एनर्जी और ये है हमारा युग्मित या पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब हम T2G एवं EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और दूसरा है औसत युग्मन ऊर्जा जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो स्थितियाँ बन सकती हैं CFT को जब हम स्टडी करते हैं। पहला हमारी जो स्थिति है वो है A, जब डेल ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू या T2G और EG कक्षकों के बीच का जो अंतर है वो डेल ऑक्टाहेड्रल पाई से जो है ज़्यादा हो। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं CO NH3 6 और पावर में 3 प्लस। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है या एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ किया गया है। यह संकुल जो है हमारा आंतरिक कक्षक संकुल है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ये युग्मन क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये हम इसी चैप्टर में आपको अगली स्लाइड्स में बताया जाएगा। इन्हें हम चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल या सहसंयोजक संकुल के नाम से भी जानते हैं। यदि डेल ऑक्टाहेड्रल का मान पाई से कम हो तो इसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है COF6 3-। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जिनमें ये कंडीशंस लागू होती हैं उन्हें हम वीक लिगेंड शामिल होने के कारण इनको हम वीक लिगेंड फील्ड जो है इसमें शामिल है जो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इन्हें हम बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। इस स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरे जाएंगे फिर उसके बाद ही युग्मन संभव होगा। इन्हें हम चक्रण युक्त या उच्च चक्रण संकुल या आयनिक संकुल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यदि हम यहाँ देखें कि हमारे पास बीच में देखिए आप 5 संभ्रंश D कक्षक हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इनमें 5 बीच में जो है संभ्रंश कक्षक आपको नज़र आ रहे हैं। ये पांचों अभी जो हैं जब ये मेटल आयन में होते हैं तो इक्वल एनर्जी के होते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें यदि मेटल की ओर लिगेंड जब अप्रोच करता है तो ये पांचों जो कक्षक हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और इन्हीं का नाम है T2G और EG। नीचे वाले जो हैं वो T2G कहलाएंगे और ऊपर वाले EG कहलाते हैं। T2G कक्षक हैं DXY, DYZ, DXZ, जबकि EG में है DXZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम डेल ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं और यह
काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए डेल ऑक्टाहेड्रल लार्ज होता है। तो ऐसी स्थिति उन मेटल आयंस या उन कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलती हैं जिनमें मेटल आयन की और प्रबल लिगेंड जो है अप्रोच करता है। जैसे हम एग्जांपल देखिए CONH3 6 3+। यहाँ पे जो NH3 है वो एक प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड होने के कारण मेटल के ये जो 5 समभ्रंश कक्षक आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इनको जो है 2 भागों में डिवाइड कर देगा, T2G और EG में, और इनके बीच का एनर्जी गैप हो जाएगा डेल ऑक्टाहेड्रल। ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं T2G में भरने के बाद ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं। अर्थात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो हमें T2G6 देखने को मिलेगा, और EG में जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है EG0 मिलेगा। ये स्थिति कब होती है? जब डेल ऑक्टाहेड्रल का मान बहुत ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। कहने का मतलब है सबसे पहले यदि हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन DXY में भरा जाएगा, दूसरा DYZ में भरा जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन DXZ में भरा जाएगा। जब चौथे इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो अगर हम आबो सिद्धांत के अनुसार जाते हैं तो ये EG में जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वहाँ नहीं जाता है क्योंकि T2G और EG के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस एनर्जी गैप को जो है ये इलेक्ट्रॉन पाटने में जो है असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता है। उस स्थिति में वापस जो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है वो DXY में आ जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन अगेन DYZ में आ जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन DXZ में आ जाएगा। तो सारे के सारे 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं कोबाल्ट के वो T2G कक्षकों में चले जाएंगे, EG कक्षक हमारे खाली रह जाएंगे। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 और EG0। यदि इसके विपरीत आने वाला केंद्रीय धातु आयन के साथ आने वाला जो हमारा लिगेंड है वो वीक लिगेंड हो तो उस स्थिति में यही स्थिति देखिए, इसके बनिस्पत हमारी नई स्थिति ये हो जाएगी, T2G और EG की स्प्लिटिंग तो हो जाएगी लेकिन उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा? बहुत कम होगा। स्मॉल डेल ओ जो है स्मॉल होगा, और ये स्मॉल या कम होने की वजह से जो है अब जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो सबसे पहला अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन DXY में भरा जाएगा, दूसरा DYZ में भरा जाएगा, तीसरा DXZ में भरा जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरने की बारी होगी तो वो DZ² में चला जाएगा, और पांचवा इलेक्ट्रॉन DX² - Y² में जाएगा। छठा इलेक्ट्रॉन वापस DXY में जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन जो है T2G कक्षकों में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका F दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या वीक लिगेंड है, और इस वीक लिगेंड होने की वजह से क्या है, जो इस T2G और EG में जो है स्प्लिटिंग कम होती है, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है तथा डेल ओ का मान कम होता है। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T2G4 EG2 होगा। कहने का मतलब है कि जब मेटल आयन यदि मान लीजिए हमारा एक ही है और उसके मेटल आयन समान होने के बाद आने वाला हमारा जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, और इस वितरण को समझाने के लिए ही जो है CFT दी गई है। अब दोनों स्थितियों का हम एक एक एग्जाम्पल को जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल ए लेते हैं, जिसमें देखिए एग्जाम्पल ए में CONH3 यहाँ पर यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखना चाहें, थोड़ा सा पढ़ना चाहें, तो ये जो संकुल होता है वो इसमें संकरण D2sp3 होता है, क्योंकि आंतरिक जो है D कक्षक 3D के 2 कक्षक जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे, अतः D2sp3 संकरण होगा। इसकी दूसरी कंडीशन में डेल ओ ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तीसरा है इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इन्हें हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं या निम्न चक्रण संकुल के नाम से भी जानेंगे। ये सहसंयोजक संकुल के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका एक और नाम है चक्रण युग्मित संकुल या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेटल आयन, अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के को समझाया गया है कि मेटल आयन हमारा यहाँ पर कोबाल्ट है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होता है आर्गन 3d7 4s2। लेकिन जब हम कोबाल्ट 3+ का
या जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, अतः हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष 4s से रिमूव करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से रिमूव करेंगे। तो अब हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO3+ का हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0। अब 5d जो कक्षक है, समभ्रंश कक्षक, जब ये मेटल के कक्षक आपको दिखाए गए हैं, समभ्रंश कक्षक हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये सारे के सारे समान ऊर्जा के हैं और इनका वितरण आप देख सकते हैं। सब पहले जो ऑर्बिटल में 2 हैं, उसके बाद में 1-1 हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाए गए हैं। लेकिन जब मेटल की ओर लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो 5 कक्षक हैं, इनकी समभ्रंशता टूट जाती है और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो डेल ओ यहाँ पर जो यूज हुआ है दैट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का जब वितरण हम संकुल बनने के पश्चात हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं T2G 6 और EG हो जाएगा 0। अब इन इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम देखिए। यदि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर dxy में भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन dyz में भरेंगे, तीसरा xz में भरेंगे। फिर उसके बाद में हमें चौथा इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर भरना होगा। चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन इन्हीं में भरे जाएंगे, यानी सारे के सारे जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो T2G में आ जाएंगे। क्यों? EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे क्योंकि डायल ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू का मान बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ पर नहीं जा पाता है। ये जो स्प्लिटिंग हुई है वो प्रबल क्षेत्र अमोनिया, जो हमारा जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके कारण इनकी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जंप नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को हम पढ़ना चाहें तो यहाँ देखिए, कोबाल्ट NH3 3+ संकुल में CFT के अनुसार जब 6 अमोनिया प्रबल लिगेंड CO3 की ओर अग्रसर होते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, उस समय EG कक्षकों की जो पालियां होती हैं, लोब्स होती हैं, जो कि अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं, लिगेंड के रास्ते में आ जाती हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है कि प्रतिकर्षण होता है और EG कक्षों की ऊर्जा समभ्रंश कक्षों की तुलना में बढ़ जाती है। EG कक्षकों की ऊर्जा समभ्रंश कक्षकों की तुलना में बढ़ जाती है तथा कुछ जो कक्षक हैं वो T2G जिनको हम कहेंगे, उन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य होने के कारण लिगेंड का इनसे प्रतिकर्षण नहीं होता है। 3 एक्सिस होते हैं XYZ, तो पालियां जो होती हैं इनकी T2G की वो अक्षों के बीच होती हैं और हमारे लिगेंड जो है अक्षों की ओर या अक्षों की दिशा से जो है मेटल आयन की ओर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अप्रोच या अग्रसर होते हैं या अप्रोच करते हैं। तो इनकी पालियां अक्षों के बीच होने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा और इनकी एनर्जी समभ्रंश कक्षों की ऊर्जा की अपेक्षा कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी हमारी या बेरी सेंटर हमारा बीच का डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया है और टोटल एनर्जी जो है सेम रहेगी। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप T2G और EG में एनर्जी गैप डेल ऑक्टाहेड्रल के बराबर होता है। अब धातु आयन के 6 इलेक्ट्रॉन जब T2G में भरे जाएंगे तो डेल ऑक्टाहेड्रल का मान अधिक होने के कारण युग्मन शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सभी 6 के 6 जो T2G कक्षकों में ही भरे जाएंगे। EG कक्षक हमारे रिक्त रहेंगे और आबो सिद्धांत का पालन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन की युग्मन होने से कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहेगा, अतः इसकी प्रकृति या संकुल की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय होगी। यदि हम इसका म्यू देखते हैं तो म्यू इक्वल्स टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये अयुग्मित नहीं है, सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए हैं और वो किस में चले गए हैं, T2G ऑर्बिटल्स में चले गए हैं। तो n की वैल्यू 0 रखने पर हमारा रिजल्ट आता है 0 बोहर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है बोहर मैग्नेटॉन और 1 Bm बराबर होता है EH/4πmc। यहाँ पर NH3 अपना एक लॉन पेयर धातु के रिक्त D कक्षक के EG dz2 dx2 y2। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब संकरण होगा D2sp3 संकरण होगा तो इस D2sp3 संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ पे D2 के रूप में 2 कक्षक 3D के भाग लेंगे और वो हैं EG के
आंतरिक कक्षक dz² और dx² माइनस y²। दूसरा कक्षक भाग लेगा वो होगा 4s, 2 हो गए 3d के, एक होगा 4s का और 3 होंगे 4p के। तीनों कक्षकों के संकरण से बने 6 संकृत D2sp3 कक्षकों में अमोनिया जो है अपना एक लोन पेयर देगा। इस प्रकार 6 D2sp3 संकृत कक्षकों में 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल अपना एक एक लोन पेयर दे देंगे और संकुल बन जाएगा। और इस संकुल की जो प्रकृति है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है, कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। एवं चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा। धन्यवाद।